फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। आज हम लोग देख रहे हैं बिहार दरोगा एसआई की जो नई भर्ती आने वाली है 2023 में, उसके लिए हम लोग सेट प्रैक्टिस देख रहे हैं, जिसमें इनूटेरिया के सभी सेट प्रैक्टिस को कवर करा दिया गया है और ज्ञान बिंदु के 5 सेट प्रैक्टिस को कवर करा दिया गया है। और आज का ये छठा सेट प्रैक्टिस है। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप लोग प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि आसानी चक्रवात का नामकरण किसने किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आसानी चक्रवात जो है वो श्रीलंका के द्वारा उसका नामकरण किया गया है। और बात करें अगर इस चक्रवात की उत्पत्ति की, तो इस चक्रवात की उत्पत्ति जो है वो बंगाल, ध्यान रखिएगा कि बंगाल की खाड़ी से हुआ था, और यह जो था वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट से टकराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, 40वां हुनर हाट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो 40वां जो हुनर हाट है उसका जो आयोजन था महाराष्ट्र में किया था, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र स्थापित किया गया था। तो ये पूछ रहा है कि दुनिया का जो सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है वो कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भारत में स्थापित किया गया था, और भारत में भी कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश के टसी गंगा में, ध्यान रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश के टसी गंगा में इसको स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत, कनाडा तथा दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है चीरू 2022। तो चीरू 2022 जो है वो रूस, ध्यान रखिएगा कि रूस, चीन तथा ईरान, चीरू जो है रूस, चीन तथा ईरान का युद्धाभ्यास है। पासेक्स जो है वो भारत रूस का है, ध्यान रखिएगा कि यह भारत रूस का है, भारत प्लस रूस का है। और उसके बाद जो ये धर्म गार्जियन है तो ये भारत प्लस जापान का है, भारत प्लस जापान का है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी ड्रैगन 2022 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। क्वाड शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। अगर बात करें क्वाड देशों की, तो क्वाड में 4 देश हैं, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ है, इसमें भारत का स्थान कौन सा है। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 131वां स्थान है, भारत 131वां स्थान पर है और प्रथम स्थान पर सिंगापुर है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, निम्नलिखित में से किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्सिस बैंक को। एक्सिस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, हाल ही के दिनों में क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन बना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, आईआईटी मद्रास जो है वो क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवा, हाल ही के दिनों में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से मिशन आर्टेमिस 1 लॉन्च किया गया, यह संबंधित है। तो मिशन जो आर्टेमिस 1 है उसका संबंध है शुक्र मिशन से। आर्टेमिस 1 का संबंध किससे है, तो ये शुक्र मिशन से संबंधित है। जबकि हाल ही में नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर, ध्यान रखिएगा कि मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज की गई है। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि इसरो का जो शुक्र मिशन है वो दिसंबर 2024 में लॉन्च किया जाएगा, ध्यान रखिएगा कि दिसंबर 2024 में लॉन्च किया जाएगा शुक्र मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, हाल ही के दिनों में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर को दिया गया है। तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जो है वो हैदराबाद को दिया गया है, जबकि इंदौर सबसे स्वच्छ शहर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, द टाइगर ऑफ द्रास नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीना नैयर जो है वो द टाइगर ऑफ द्रास के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां,
विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो ये विश्व रेड क्रॉस दिवस है वो 8 मई को मनाया जाता है। अगर बात करें 3 मई को तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ध्यान रखिएगा कि प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें 7 मई की तो 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस, ध्यान रखिएगा कि विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13वां। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस का अंतर्राष्ट्रीय दशक किसे घोषित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 2021 से 2030 तक को संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस के रूप में घोषित किया गया है। वहीं अगर बात करें कि 22 से 32 का जो दशक है वो स्वदेशी भाषाओं, ध्यान रखिएगा कि स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है। 2019 से 28 की हम लोग बात करें तो शांति दशक, इसको शांति दशक या फिर नेल्सन मंडेला, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, नेल्सन मंडेला दशक, इसको घोषित किया गया है 2018 से 28 को। और 2018 से जो 27 है वो गरीबी उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दशक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये गरीबी उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां। हाल ही के दिनों में सालाबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व को 75वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह किस राज्य में है? ये पूछ रहा है कि सालाबुग आर्द्रभूमि जो है वो किस राज्य में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सालाबुग जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। ध्यानचंद पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कि यहाँ ध्यानचंद पुरस्कार पूछ रहा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं पूछ रहा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 लाख। ध्यानचंद पुरस्कार में केवल 10 लाख दिया जाता है, वहीं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख दिया जाता है। इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। 15 लाख जो है वो अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां। ट्रांजिस्टर में NPN अर्धचालक आपस में जुड़े होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये श्रेणी क्रम में आपस में जुड़े होते हैं। अगर बात करें ट्रांजिस्टर की तो ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार था वो अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन बार्डिन के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा कि जॉन बार्डिन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। परमाणु रिएक्टर में थोरियम का प्रयोग किया जाता है, तो परमाणु रिएक्टर में जो थोरियम का प्रयोग किया जाता है वो ईंधन के रूप में किया जाता है। अगर बात करें मंदक के रूप में तो मंदक के रूप में भारी जल या फिर ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग किया जाता है। वहीं नियंत्रक छड़ के रूप में अगर बात करें तो कैडमियम या बोरॉन के छड़ का प्रयोग किया जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कैडमियम या बोरॉन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें इसमें कि परमाणु रिएक्टर की जो आविष्कार था वो किसके द्वारा किया गया था, तो ये वर्ष 1942 में एनरिकी फॉर्मी ने किया था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि एनरिकी फॉर्मी के द्वारा परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां। चुंबकीय बल रेखाओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? यह पूछ रहा है कि चुंबकीय बल जो होता है उसके संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक उत्तरी ध्रुव से निकलता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है, तो ये गलत है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समानांतर एवं समान दूरी पर होती है, तो इसलिए ये जो है गलत हो जाएगा। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास पास होती है, तो ये बिल्कुल सही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये असत्य है। अगला प्रश्न है 19। यदि किसी तार के सिरे पर
तापों को नियत रखकर तार के बीच वाले भाग के ताप को बढ़ाया जाता है और साथ साथ तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो तार का पहला आधा भाग ठंडा और दूसरा आधा भाग गर्म हो जाता है। तार में धारा की दिशा बदल देने पर गर्म एवं ठंडे भाग के आपस में बदल जाते हैं। तो उपयुक्त नियम किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये थॉमसन के प्रभाव से संबंधित है। ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रभाव दिया गया है ये थॉमसन का प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा क्या बताता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चुंबकीय बल की जो दिशा है वो अंगूठा बताता है, जबकि विद्युत धारा की दिशा जो है वो तर्जनी उंगली, ध्यान रखिएगा कि तर्जनी अंगुली बताती है, अंगुली बताती है। और चुंबकीय सुई के विक्षेपण की जो दिशा है वो कौन बताता है? तो वो बीच वाली उंगली बताती है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि चुंबकीय सुई के विक्षेपण की जो दिशा है वो बीच वाली उंगली बताती है, बीच वाली उंगली बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f और अनंत के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वास्तविक छोटा और उल्टा होगा। अगर वही वस्तु अनंत पर हो तो वास्तविक बहुत छोटा और उल्टा बनता है। अगर वस्तु किस पे हो? अनंत पर हो तो वास्तविक बहुत छोटा और उल्टा बनता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, ट्रक ट्रैक्टर से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? जो वो 90 से 100 डेसिबल के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 2.38 किलोमीटर पर सेकंड होता है। और पृथ्वी पर जो पलायन वेग है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। दोनों को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि चंद्रमा पर जो है वो 2.38 किलोमीटर पर सेकंड और पृथ्वी पर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, न्यूटन सेकंड मात्रक है। ये पूछ रहा है कि न्यूटन सेकंड जो है वो किसका मात्रक है? तो वो संवेग का मात्रक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग। अगर बात करें ज्योति फ्लक्स की, तो ज्योति फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो ल्यूमेन होता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। गुरुत्वीय त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और पाराध्वनिक गति का जो मात्रक होता है वो मैक होता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि पाराध्वनिक गति का मात्रक मैक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, इलेक्ट्रॉन का कक्षक की जानकारी हमें किस प्रकार के क्वांटम संख्या से मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या से इलेक्ट्रॉन के कक्षक की जानकारी मिलती है। अगर बात करें हम द्विगंशी क्वांटम संख्या से, तो इससे हमें उपकोष की जानकारी मिलती है। इससे हमें उपकोष, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के उपकोष की जानकारी मिलती है। उसके बाद चक्रण क्वांटम संख्या की हम बात करें तो चक्रण क्वांटम संख्या से हमें चक्रण क्वांटम की जानकारी मिलती है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि चक्रण क्वांटम की जानकारी मिलती है। मुख्य क्वांटम संख्या से हमें ऊर्जा की स्तर की जानकारी मिलती है। इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा के स्तर की जानकारी मुख्य क्वांटम संख्या से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रा अम्ल के उदाहरण नहीं है? या पूछ रहा है कि कौन से हाइड्रा अम्ल के उदाहरण नहीं है। तो सबसे पहले तो हम हाइड्रा अम्ल के बारे में देखेंगे। हाइड्रा अम्ल उन अम्लों में केवल हाइड्रोजन उपस्थित रहता है, जबकि ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहता है, उसे हाइड्रा अम्ल कहते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल जो है वो हाइड्रा अम्ल नहीं है, जबकि हाइड्रोफ्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोसायनिक अम्ल, ये दोनों जो है वो हाइड्रा अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक चिली साल्ट पीटर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट जो है वो चिली साल्ट पीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, रबड़ आसानी से किस में घुलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइसल्फाइड में। कार्बन डाइसल्फाइड में रबड़ आसानी से घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30,
पयारागाइराइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिल्वर का। पयारागाइराइट जो है वो सिल्वर का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, टाइप मेटल मिश्र धातु में उपस्थित अवयवी तत्व कौन सा है? तो टाइप मेटल में जो होता है वो होता है Pb, Sb और Sn होता है। अगर बात करें CuNi की तो यह मोनेल मेटल में होता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मोनेल मेटल जो होता है उसमें Cu और Ni होता है। और Cu और जिंक की हम बात करें तो डच मेटल, ये डच मेटल में होता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि डच मेटल में होता है। और CuZnSn जो होता है वो गन मेटल होता है। ये तो आपको पता होगा कि ये गन मेटल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टंगस्टन। टंगस्टन जो है वो अमलगम नहीं बनाता है। सबसे पहले तो अमलगम जो होता है वो पारा के मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। इसके बारे में जान लीजिए कि जो पारा का मिश्र धातु होता है उसे अमलगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। लेब ब्लॉक प्रक्रम जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि होता है। वहीं अगर बात करें संपर्क विधि, तो संपर्क विधि के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण संपर्क विधि के द्वारा किया जाता है। बेसमर विधि की बात करें तो इससे इस्पात का निर्माण किया जाता है। इस्पात का जो निर्माण की विधि होती है वो बेसमर विधि होती है। हाबर प्रक्रम की बात करें तो इससे अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि अमोनिया का जो उत्पादन है वो हाबर प्रक्रम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? एक तरफ कार्बनिक यौगिक दिया गया है, दूसरी तरफ क्रियाशील समूह दिया गया है। तो आइए इसको देखते हैं। ए कह रहा है कि एस्टर, तो एस्टर का जो क्रियाशील समूह होता है COOR होता है, तो ये बिल्कुल सही है। बी कह रहा है कि एमीन, एमीन का जो क्रियाशील समूह होता है NH2, ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है नाइट्रो, नाइट्रो का ये CN दिया है, तो CN नहीं होता है। नाइट्रो का जो क्रियाशील समूह होता है NO2 होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। उसके बाद डी दिया है एल्काइल, एल्काइल का जो क्रियाशील समूह होता है वो R होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35, व्युत्क्रम अनुपात के नियम के खोजकर्ता कौन थे? तो व्युत्क्रम अनुपात के नियम का जो खोज किया था वो थे रीचर। रीचर के द्वारा व्युत्क्रम अनुपात का नियम की खोज की गई थी। जबकि बात करें कोसेल, कोसेल के द्वारा वैद्युत, ध्यान रखिएगा कि वैद्युत संयोजकता की खोज की गई थी। संयोजकता की खोज जो है वो कोसेल के द्वारा किया गया था। वही बात करें बर्कले के, तो बर्कले के द्वारा परासरण दाब का नियम दिया गया था। परासरण दाब का जो नियम है वो बर्कले के द्वारा दिया गया था। जबकि जॉन डाल्टन के द्वारा आंशिक दाब का नियम दिया गया था। आंशिक दाब का जो नियम है वो डाल्टन के द्वारा दिया गया था। इसको भी आप लोग तीनों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका का रसोई घर कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लवक जो है वो कोशिका का रसोई घर कहलाता है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह, ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा गृह कहलाता है। जबकि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित में से किस कारण से एड्स नहीं फैलता है? तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन है संक्रमित व्यक्ति के साथ रक्तदान पर, तो इससे फैलता है, ये सही है। दूसरा कह रहा है कि संक्रमित माता के गर्भ में पल रहे बच्चों को, तो ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने पर, तो इससे नहीं फैलता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने पर, बातचीत करने पर, रहने पर एड्स नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में से किन कवकों का उपयोग पनीर उद्योग में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेनिसिलियम कवक का उपयोग पनीर उद्योग में किया जाता है। वहीं अगर बात करें ईस्ट की, तो ये एल्कोहल उद्योग में इसका उपयोग जो है एल्कोहल, ध्यान रखिएगा कि एल्कोहल उद्योग में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। वहीं एग्रिकस जो है, एग्रिकस का जो उपयोग है वो सब्जी के रूप में किया जाता है। सब्जी के रूप में एग्रिकस कवक का उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कीट द्वारा परागण। तो कीट द्वारा जो परागण है जूफिलियोस नहीं कहलाता है, इसको हम लोग एंटोमोफिलियोस कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि एंटोमोफिलियोस कहलाता है कीट द्वारा परागण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, उत्तक विज्ञान हिस्टोलॉजी नामक शाखा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मार्सेलो मेल्पिजी जो थे वो हिस्टोलॉजी नामक शाखा के संस्थापक थे। अगर बात करें कि हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उत्तक शब्द, ध्यान रखिएगा कि उत्तक शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो यह मायर के द्वारा दिया गया था, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, पौधों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन की दर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गैनोंग पोटोमीटर के द्वारा पौधों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन की दर को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, समुद्री खीरा किस संघ का जीव है? तो समुद्री खीरा जो है वो इकाइनोडर्मेटा संघ का जीव है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडीज अनुपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ग ओ में एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, मिक्सडीमा नामक रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है उसकी कमी से मिक्सडीमा नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है 45, जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म विज्ञान के जो जनक हैं वो लियोनार्डो द विंची हैं। जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन है? तो लियोनार्डो द विंची हैं। जबकि एच.जे. मूलर है वो विकिरण अनुवांशिकी के जनक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि विकिरण अनुवांशिकी के जो जनक है वो एच.जे. मूलर है। वेटसन आधुनिक अनुवांशिकी के जनक है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि आधुनिक अनुवांशिकी के जो जनक है वो वेटसन है। कार्ल ई वानवेयर जो है आधुनिक भ्रूणकी के जनक है, ये आधुनिक भ्रूणकी, ध्यान रखिएगा कि भ्रूणकी के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, रेने फ्रंट ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉकी। रेने फ्रंट ट्रॉफी जो है वो हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? एक तरफ खेल दिया गया है, दूसरे तरफ खिलाड़ी की संख्या दी गई है। तो ऑप्शन ए कह रहा है जिम्नास्टिक, तो जिम्नास्ट में 8 खिलाड़ी होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है खो-खो में 10 खिलाड़ी दिया गया, तो ये बिल्कुल गलत है, खो-खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। तीसरा कह रहा है बेसबॉल में भी 9 खिलाड़ी होते हैं, बिल्कुल सही है। चौथा है वाटर पोलो, तो वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए इसमें असत्य पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में कम करने का क्या परिणाम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाजार की तरलता बढ़ जाती है। बैंक दर को जब कम कर दिया जाएगा तो बाजार की तरलता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, जबकि सदस्य के रूप में राज्य वित्त मंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लोक लेखा समिति के द्वारा प्रभावी राजस्व घाटा को प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि यहाँ पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली थी, तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि यहाँ लोगों को युद्ध प्रिय नहीं थे, तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ के लोग युद्ध प्रिय नहीं थे। अगला कह रहा है तीसरा कि सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे, तो ये गलत है। सैंधववासी जो थे वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, इसलिए यहाँ सिंधु सभ्यता में 3 प्रकार के संस्कार प्रचलित थे, जिसमें पहला था पूर्ण सौधान, ध्यान रखिएगा कि पूर्ण सौधान। दूसरा जो था आंशिक सौधान था और तीसरा जो था वो कलश सौधान था। इसलिए जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो इसमें पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे।
तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है चौथा कि यहाँ जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी, तो ये बिल्कुल सही है। इसलिए पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 और 4 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन कब हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध संघ का विभाजन हुआ था। अगर बात करें द्वितीय बौद्ध संगीति की, तो यह वैशाली में, ध्यान रखिएगा कि वैशाली में हुआ था, और कालाशोक, इसको भी ध्यान रखिएगा, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और इसी में जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों, पहला भाग जो था वो स्थविर था, और दूसरा भाग जो था वो महासंगिका था। दो भागों में विभाजित हो गया था, महासंगिका दो भागों में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में प्रांतों की संख्या 4 थी, जबकि अशोक के समय बढ़कर प्रांतों की संख्या 5 हो गई। इसमें से पांचवा प्रांत कौन था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कलिंग जो था वो अशोक के द्वारा जीतकर अपने राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्तकालीन नहीं है। इसमें पूछ रहा है जो मंदिर दिया गया है वो कौन सा गुप्तकालीन नहीं है, तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है मोढेरा का सूर्य मंदिर, गुजरात, तो ये गुजरात में स्थित है, लेकिन यह गुप्तकालीन नहीं है। इसका जो निर्माण था वो सोलंकी शासकों के द्वारा किया गया था, तो इसलिए ये जो है ये गुप्तकालीन मंदिर नहीं है। दूसरा है विष्णु मंदिर तिगवा, मध्य प्रदेश, तो ये बिल्कुल सही है, ये गुप्तकालीन मंदिर है। सी कह रहा है कि पार्वती मंदिर नैना कुठार, मध्य प्रदेश, तो ये भी बिल्कुल सही है। डी कह रहा है कि दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश, तो ये भी गुप्तकालीन मंदिर है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है वो सोलंकी वंश के शासकों के द्वारा निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है, तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र, तो ये गलत है। कथा सरित सागर के जो लेखक हैं वो हैं सोमदेव, ध्यान रखिएगा कि सोमदेव इसके लेखक हैं। बी कह रहा है कि नीतिसार कामंदक, नीतिसार जो है उसका लेखक जो दिया है वो कामंदक दिया है, तो ये सही है, बिल्कुल सही है। सी कह रहा है रामचरित तुलसीदास, तो रामचरित के जो लेखक थे वो तुलसीदास नहीं थे, रामचरित के जो लेखक थे वो संध्याकर नंदी थे। संध्याकर नंदी जो थे रामचरित के लेखक थे। और तीसरा डी कह रहा है हर्षचरित, तो हर्षचरित के जो लेखक थे वो हर्षवर्धन नहीं थे, वो बाणभट्ट थे, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी का स्रोत क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, तारीख ए फिरोजशाही। तारीख ए फिरोजशाही के जो रचनाकार हैं वो जियाउद्दीन बर्नी है, ध्यान रखिएगा कि जियाउद्दीन बर्नी जो है वो इसके लेखक हैं। और बात करें हम लोग खजाइनुल फुतूह की, तो खजाइनुल फुतूह अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था, अमीर खुसरो के द्वारा इसको लिखा गया था। ताजुल मासिर की बात करें तो ताजुल मासिर के जो लेखक हैं वो हसन निजामी हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि हसन निजामी ताजुल मासिर के लेखक हैं। और तबकाते नासिरी जो है इसके लेखक हैं मिन्हास उस सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, बाबर द्वारा रचित बाबरनामा में निम्न में से किस हिंदू राज्य का उल्लेख मिलता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मेवाड़। बाबर द्वारा रचित बाबरनामा में दो हिंदू राज्य, ध्यान में रखिएगा, दो हिंदू राज्य का उल्लेख मिलता है, मेवाड़ और एक है विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, सांगनेर का युद्ध कब हुआ था, तो सांगनेर का जो युद्ध है वो 1679 ईस्वी में हुआ था। और ये बात करें सांगनेर के युद्ध की तो यह मुगल और मराठों, ध्यान रखिएगा कि मुगल और मराठों के बीच यह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, मंझी प्रथा का संबंध किस सिख गुरु से है, तो मंझी प्रथा का जो संबंध है वो गुरु अमरदास, सिखों के तीसरे गुरु अमरदास से संबंधित है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, निम्नलिखित में कौन सा कार्य लॉर्ड रीडिंग से संबंधित है,
तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, तो इसकी जो स्थापना थी वर्ष 1936 में हुई थी और यह हुआ था वेलिंगटन के समय में। ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड वेलिंगटन के समय में इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा है कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, तो बाल गंगाधर तिलक की जो मृत्यु हुई थी वो वर्ष 1920 में हुई थी और इस समय जो वायसराय था वो चेम्सफोर्ड था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इस समय चेम्सफोर्ड था। तीसरा है कि 1919 का रॉलेट एक्ट की वापसी, तो इसकी जो वापसी हुई थी वो रीडिंग के समय में हुई थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। डी कह रहा है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति, तो ये जो हुई थी लॉर्ड मिंटो, ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति कार्यकारिणी परिषद में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। 1857 के क्रांति के समय गढ़मंडला जबलपुर से नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। शंकर साथ जो थे वो जबलपुर से इसके नेतृत्वकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है, असत्य विकल्प यहाँ पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि यूनाइटेड इंडिया कमेटी WC बनर्जी, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि देव समाज की जो स्थापना थी वो शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा सी कह रहा है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो ये गलत है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना थी वर्ष 1866 में, ध्यान रखिएगा कि 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। वहीं अगर बात करें सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, तो इंडियन एसोसिएशन, ध्यान रखिएगा कि इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना थी वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। और डी कह रहा है कि पूना सार्वजनिक सभा, तो इसकी स्थापना MG रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गिरीश चंद्र घोष जो थे वो बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। गांधी दास पैक्ट कब संपन्न हुआ था, ये पूछ रहा है गांधी दास पैक्ट के बारे में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 नवंबर 1924 में जो था वो गांधी दास पैक्ट संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। कानपुर षड्यंत्र केस किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध कानपुर षड्यंत्र केस चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वत में निम्न में से कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे प्राचीन वलित पर्वत है वो अरावली पर्वत है। एंडीज, हिमालय और रॉकीज की बात करें तो ये नवीनतम पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। लैंडफॉल द्वीप कहाँ स्थित है, तो लैंडफॉल द्वीप जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। जूकू घाटी किस राज्य में स्थित है, तो जूकू घाटी जो है वो नागालैंड में, जूकू घाटी ध्यान रखिएगा कि नागालैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है, तो ये पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ हुआ था, ये पूछ रहा है जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुरुआत किया गया था वो कहाँ से किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये राजस्थान से किया गया था और वर्ष ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2015 में इसकी शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण नहीं है, ये पूछ रहा है कि कौन सा जो दिया है उसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साल जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। असत्य विकल्प को चुनें, तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि सबरी गिरी परियोजना कक्की नदी पर है, तो ये बिल्कुल सही है।
ऑप्शन बी कह रहा है कि श्रीशैलम परियोजना गोदावरी नदी, तो ये गलत है। श्रीशैलम परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पर नहीं है, वो कृष्णा नदी पर है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर है। सी कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी, तो ये बिल्कुल सही है। डी कह रहा है किसाऊ परियोजना टोंस नदी, तो ये भी सही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, ट्रिटिकेल निम्न में से किन दो के बीच एक संकर या क्रॉस है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूं एवं राई के बीच का जो संकर है वो ट्रिटिकेल है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, नोवामुंडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। नोवामुंडी जो है वो झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, कमलांग बाघ अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। कमलांग बाघ जो अभयारण्य है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, लानोस घास स्थल किस देश में है? तो लानोस घास स्थल जो है वो वेनेजुएला में। लानोस कहाँ है? तो वेनेजुएला में है। जबकि ब्राज़ील में जो घास है तो ब्राज़ील में पाया जाता है कंपोज, ध्यान रखिएगा कि ब्राज़ील में कंपोज। और पूर्वी अफ्रीका में कौन सा घास पाया जाता है? तो सवाना। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सवाना पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, लावनी किस राज्य का लोक संगीत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। लावनी जो है वो महाराष्ट्र का लोक संगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, रियांग किस राज्य की जनजाति है? तो रियांग जो है वो त्रिपुरा में निवास करती है रियांग जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, अलांग सोसिया क्या है? तो अलांग सोसिया जो है वो जहाज पुनर्वर्तन कारखाना है जो गुजरात में स्थित है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह गुजरात में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, संपूर्ण राष्ट्रगीत का वादन या गायन काल कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 52 सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, संविधान के किस संशोधन के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 93वां संविधान संशोधन जो वर्ष 2003 में, ध्यान रखिएगा कि यह वर्ष 2003 में हुआ था और इसी में ओबीसी को 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, लोकपाल के अध्यक्ष वो सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। लोकपाल के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85, आपातकालीन उपबंध का प्रावधान ग्रहण किया गया है। तो आपातकालीन उपग्रह का जो प्रावधान है वो 1935 के अधिनियम से ग्रहण किया गया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, NOT, नन ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, वर्तमान समय में क्रीमी लेयर का मापदंड कितना है? तो इसका जो मापदंड है वो 8 लाख है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87, उच्चतम न्यायालय अपने किस एक वाद में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अरुणा रामचंद्रम शानबाग बनाम भारत संघवाद 2011 में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, नीति निदेशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है, उपयुक्त विचार किस विद्वान का है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, BN राव। यह जो मत दिया गया था नीति निदेशक तत्वों के विषय में वो BN राव के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 70 में है। अगला प्रश्न है 90, अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। 137 जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए 137 संबंधित है। अगला प्रश्न है
91 निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की सहयोगात्मक पीठ नहीं है। ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की सहयोगात्मक पीठ कौन सी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली जो है वो राष्ट्रीय हरित अधिकरण की सहयोगात्मक पीठ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 निम्नलिखित में से किस प्रश्न का विषय लोक महत्व का होता है तथा इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्प सूचना प्रश्न जो होता है ये विषय लोक महत्व का होता है और इस पर पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है 93 महिला सशक्तिकरण समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 सदस्य। महिला शक्तिकरण समिति में 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नदी बोर्ड अधिनियम का गठन किस वर्ष किया गया था। तो नदी बोर्ड अधिनियम जो है उसका गठन वर्ष 1956 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 95 क्या कह रहा है कि 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित भाषा आयोग की समीक्षा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोविंद बल्लभ पंत थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 से 100 तक मैथ्स के क्वेश्चन है। इसका मैं सिर्फ आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिए। तो चलिए देखते हैं 96 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.6/7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 लीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2000 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट 100 लास्ट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ हमारे 100 क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। तो साथियों, अगर ये सेट प्रैक्टिस आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेज को सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।